सारे बीमार पड़े हैं घर पे। बच्चा बीमार हो तो माँ बीमार, माँ बीमार हो तो बच्चे बीमार। हाँ भाई, मैं बाद में लगाऊंगा मैं। बड़ी मुश्किल थे वहाँ पे। फिर वहाँ मैं तो बाहर रहता ना, सारा सामान तैयार करूँगा फिर जाऊँगा घर। चलो ये हो गया शुरू, चलो। हाँ जी, बनाओ जी वर्ल्ड जियोग्राफी। देखो जी, वर्ल्ड जियोग्राफी में मेनली जो हम टॉपिक निपटाएंगे, जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, आज इधर आ जाओ आराम से, दिख रहा है ना सही। हाँ। देखो इसके अंदर जो हम टॉपिक निपटाएंगे ना, वो टॉपिक बेसिकली जो है वो जनरल के निपटाएंगे, यानी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी, सबसे बड़ा, वाइस वर्सा, सबसे छोटा, मोटा, पतला, जो भी, ठीक है जी, व्हाट्सएवर, वो निपटाएंगे। ठीक है जी। ध्यान रखना इसके अंदर सारी की सारी स्ट्रीम्स हम नहीं डालेंगे, जैसे कि हम जो है भाई दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर जो है जो जियोग्राफिया से रिलेटेड जो मैटर है ना, वो भाई सबसे लंबा पुल, पुल पुल पुल, ठीक है जी, सबसे ऊंचा, ठीक है जी। ध्यान रखना ये कंपैरिजन में पढ़ोगे आप, देश का सबसे बड़ा और संसार का, ठीक है जी, ये सारा का सारा करेंगे। ठीक है जी। जैसे ही हम देश और संसार में आपस में कंपैरिजन करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, बेसिकली पहाड़ पर्वत, सब रेलवे उलवे, सब ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आ जाएगी, ठीक है जी। हाँ, ये जरूर है कि एक बार इसको शुरू करेंगे, जब देखो वर्ल्ड जीके को शुरू करने की बात आती है तो स्पेस से बेटर, ठीक है ना, आपको सिर्फ स्पेस की हेडिंग बनानी है, ठीक है ना, स्पेस से बेटर कोई भी पॉइंट नहीं, ठीक है जी। एक बार स्पेस को अच्छे से निपटाते हैं, स्पेस निपटा के और आज ही जो होमवर्क लिखते हैं। चलो नाम लिखो, या फिर सीधा सिंपल फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहते हैं, स्पेलिंग लिख लो, HECATAEUS, हेक्टेक्स, हेक्टेयस, इसको फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है, ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है जी, लिख लो लाइन जरा, यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। ठीक है जी, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं रात को और दिन में वो यूनिवर्स है। ध्यान रखना, हम, ध्यान रखो ये जो अंग्रेजी जो है ना, यूनिवर्स का मतलब होता है संसार, क्योंकि ब्रह्मांड जैसे किसी भी कंसेप्ट के बारे में हिंदुइज्म को छोड़ो कोई कल्चर जानता भी नहीं, ठीक है जी। हम जिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिसको हिंदी या फिर वेदों में बोला गया है अंतरिक्ष, या फिर विक्षोभ, विक्षोभ, जहां पर वैक्यूम है। आजकल साइंटिस्टों ने वैक्यूम बोलना शुरू कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मान लो अगर आप स्पेस भी बोलोगे तो स्पेस का मतलब ही सिर्फ स्थान होता है, तो स्थान तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगेन ये हिपोक्रेसी तो ज्यादा ध्यान नहीं देना। यूनिवर्स ध्यान रखना, जैसे ही हम इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे यूनिवर्सिटी बनाई हुई है ये यूनिवर्सिटी की, लेकिन हिंदी में हम इनको विश्वविद्यालय ही बोलते हैं, ठीक हो गया ना। तो क्या है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती, अंग्रेजी के साथ थोड़ी सी समस्या है, चलो कोई बात नहीं। आओ जरा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं।
इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है जी। इसके दो टुकड़े कर लेते हैं कॉस्मोलॉजी के, कॉस्मोस और लॉजी। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, लॉजी का मतलब साइंस। ठीक है जी। चलो जी, देखो ये सवाल कभी भी नहीं आएगा कि यूनिवर्स का फैलाव या फिर उसका विस्तार क्या है, वर्णन कीजिए। ठीक है जी, हम नहीं नाप पाए भैया। ठीक है जी। मानव का जो फास्टेस्ट व्हीकल है, ठीक है ना, जो क्या नाम था उसका, एक वो एक सैटेलाइट छोड़ा था बेसिकली, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं उसकी खबर सुन रहा था कि उसने सौर मंडल पार कर लिया, सोलर सिस्टम को क्रॉस करके वो आगे चला गया। ठीक है। अब क्या है कि कई दिन, पता नहीं या महीने या दिन वगैरह लगते हैं, कई दिन लगते हैं उसको सिग्नल देने में और उसके सिग्नल यहाँ तक आने में। ठीक है जी। गैलीलियो है, क्या है उसका नाम सैटेलाइट का। ठीक है जी। तो अभी तक तो सिर्फ सौर मंडल के बाहर जा पाए हम। ठीक है जी। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, ठीक है जी, हम उस आकाश गंगा के बाहर कभी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे भाई, नो बड़ी, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया जी। चलो, अच्छी बात है ये। और ब्रह्मांड तो फिर छोड़ ही दो, कैसे लिखते हैं, ब्रह्म, ब्रह्म। ऐसे लिखते हैं हाँ हाँ। ब्रह्मांड शायद माँ इधर ला के ब्रह्मांड ऐसे। ठीक है, ब्रह्मांड तो फिर छोड़ ही दो। डन। तो ये सवाल भी नहीं आएगा कभी कि इसका फैलाव कितना है, क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है, जो भी इंसान जो कैलकुलेशन दे रहा है, वो सिर्फ स्पेकुलेशन है। ठीक है ना, तो ज्यादा इसकी भड़क नहीं लेंगे हम। आगे आ जाओ, हम अपनी गैलेक्सी की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से हम छोटे हो गए। ठीक है ना, गैलेक्सी की बात कर रहे हैं ये कुछ। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हिंदी में आकाशगंगा और इंग्लिश में मिल्की वे। आगे अगेन अंग्रेजी की प्रॉब्लम हो भैया। मिल्की वे, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, वो नंगी आंखों से आपको दिखाई देती है। जब आप रात का आसमान देखोगे तो आपको एक पट्टी दिखाई देगी। ठीक है जी। अंग्रेजों या फिर पाश्चात्य संस्कृति को ये लगा कि कोई ये दूध का रास्ता है जन्नत जाने का। ठीक है जी, तो इसका नाम मिल्की वे रख दिया। मिल्की वे का और आकाशगंगा का कोई लेना देना नहीं था, बट क्या है, फिट कर दिया गया इसको। चलो ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है जी। एक बिल्कुल अभी लेटेस्ट, लेटेस्ट गैलेक्सी का पता चला है। आजकल तो टेलीस्कोप लगा देते हैं, अंतरिक्ष में भी टेलीस्कोप लगा रखे हैं। ठीक है जी। अभी अभी एक लेटेस्ट गैलेक्सी का पता चला है। ठीक है जी। उसका नाम है ड्वार्फ गैलेक्सी। ड्वार्फ मतलब बोना। ठीक है जी। वो ना। हाँ जी, ड्वार्फ का मतलब होता है यानी वो छोटी है शायद गैलेक्सी ना। चलो, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, जब इंग्लिश यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्स को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं। एक होता है स्पेस, दूसरा होता है एटमॉस्फेयर। स्पेस को यहाँ पर अंतरिक्ष कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर वातावरण। वो तो। ठीक है जी। आओ जरा स्पेस में ही देख लेते हैं। नियरेस्ट गैलेक्सी हमारी पड़ोसी, नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमिडा। ये एन है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे है। हम्म। चलो जी।
सही। ये स्पेस वगैरह को समझने के लिए आज तक ह्यूमनिस्टी का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करा गया, जिसको क्या नाम दिया गया? हिग्स बोसोन। ठीक है जी। ठीक है जी, ये क्या है बेसिकली? सर्न लेबोरेटरी बोली जाती है, SERN, सर्न लेबोरेटरी। लेबोरेटोरी, क्या नाम है इसका? यूरोपियन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है ना? और जो ये मशीन लगाई गई है, इस मशीन को हम बोलते हैं लार्ज हार्ड्रोन कोलाइडर, LHC। लार्ज hadron कोलाइडर। जमीन के नीचे 27 किलोमीटर की परिधि में, देखो ये मशीन लगी हुई है एक यूरोपियन कंट्री में, स्विट्जरलैंड फ्रांस, कई मतलब उनके बीच में है। ठीक है जी। अब क्या है, ये बेसिकली पाइप नुमा, गुफानुमा है ये मशीन ना। इसके अंदर क्या है, जो प्रकाश के जो एटम है, लाइट के जो एटम, क्या बोलते हैं उनको? फोटोन। प्रकाश के कण को बोलते हैं फोटोन। एक कण को इसके अंदर डाल दिया, दो कण को अंदर डाल दिया, ठीक है जी। अब क्या, और क्या किया, उस कण को प्रकाश की गति के लगभग लगभग घुमाया, प्रकाश की गति के 99% तक घुमाया। ठीक है जी। डन, बहुत तेज 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 घुमाया और दूसरे कण के साथ उसकी टक्कर करवा दी। ठीक है जी। अब टक्कर करने के साथ क्या हुआ, उसका जैसे विघटन हुआ। ठीक है जी। ये कहाँ पर काम आ रहा है भाई? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये समझने के लिए। ठीक है ना? ठीक है जी। इसके कारण क्या पता चला? इसके कारण गॉड पार्टिकल का पता चला। ठीक है जी। दो साइंटिस्ट हैं, एक अंग्रेज साइंटिस्ट है, एक इंडियन साइंटिस्ट है, जिनके नाम पर इसका नाम है। एक तो हिगिस, ये जो है हिग्स, और एक है बोस, मिस्टर बोस। ठीक है जी। ये अपने, इन्होंने प्रेशर कुकर जो होता है रसोई में, ये रसोई में करके बता दिया था, अपना ओपिनियन इन्होंने दे दिया था कि एक गॉड पार्टिकल है ऐसा। ठीक है ना, जिसके कारण से ये संसार चल रहा है। बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं? हाँ, क्या है ये? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा भी परमाणुओं से बनी है, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो परमाणुओं से नहीं बनी इस संसार में, इस यूनिवर्स में? पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज हो? ठीक है ना? यानी अणु परमाणु तो हर जगह है। ठीक है ना? और जब हम बिल्कुल क्वांटम लेवल पर चले जाते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पर चले जाते हैं, ठीक है ना, लेट से हम इतने छोटे हो जाएं, इतने छोटे हो जाएं कि हमको वो अणु परमाणु दिखे। जब हम वो अणु परमाणु देखेंगे तो वो आपको कैसे दिखाई देंगे? वो बड़ी ही सिमिट्री में आपको दिखाई देंगे। है ना? ऐसे ही दिखाई देंगे, आपस में समान दूरी पर, बिल्कुल फिक्स। है ना? ये लास्ट कर लेता हूँ बस ये। ठीक हो गया? सही। ये आपको ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे विजुअल आएगा। लेकिन सवाल फिर ये देखो, ये फिर मतलब ये एक ही प्रकार के सीन, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हार्ड मास का शरीर भी बन जाता है, अच्छा लकड़ी भी बन जाती है ना, पत्थर भी बन जाता है, सब कुछ इन्हीं से ही मिलके बना है ना? लेकिन जब क्वांटम लेवल पे देखते हैं तो ये सब कुछ ऐसे फिक्स दिखाई देता है। तो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि भाई वो शक्ति क्या है कि जो इन अणु परमाणुओं को वो प्रेरित करती है, जो प्रेरणा देती है कि भाई तुम, भाई ये वाले जो एटम है ना, ये जुड़ जाओ, ये इस प्रकार से जुड़ जाओ, ये 6 एटम जुड़ जाओ। ठीक है, ये लो जी, ये एक बॉडी बन गया, लिविंग बॉडी बन गया। भाई तुम जो है ये अलग प्रकार से जुड़ जाओ, ये देखो तुम ये ऐसे करके यू जुड़ जाओ, तुम जो है ना वो बन जाओ, पत्थर बन जाओ। ठीक है ना? ये कौन डिसाइड कर रहा है?
समझ रहे हो? ये कौन, ये किसके आदेश से चल रहा है? ठीक है जी, चलो जी। यानी और दूसरा, क्या हम इम्प्योरिटीज की देन है? क्यों? अगर अणु परमाणुओं को प्योरिटी से आप लगाओगे, बिल्कुल फेयरली इनको एडजस्ट करोगे, तो यही संरचना आएगी, ऐसे ही बराबर बराबर चारों तरफ से। ठीक है ना? तो बेसिकली अब देखो, ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ कि भाई ये सारे के सारे परमाणु जुड़ गए और उससे एक अलग चीज बन गई। फिर एक ऐसा इन्फेक्शन, इन जैसे एक जैसे दिखने वाले परमाणु में ये वाला इन्फेक्शन हो गया, इससे पत्थर बन गया। इनसे देखो, ये इनसे कीड़ा बन गया। ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? ठीक है ना? जो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, यस, नाउ देर इज, अभी भी गॉड पार्टिकल नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना? ये अंग्रेजों की जो हिपोक्रेटिक लैंग्वेज है, जो नाशुक्री लैंग्वेज इनकी, वैसे क्या कहूँ, बड़ी थैंकलेस सी लैंग्वेज है। क्या बोल रहे हैं? गॉड डैम पार्टिकल, गाली है, ध्यान रखना है। पार्टिकल, ठीक है ना? हम तो उसे परमात्मा का नाम दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेज उसको गाली दे रहे हैं, गॉड डैम पार्टिकल, मतलब कमबख्त पार्टिकल। ठीक है जी, उसके विषय में। डन, चलो जी आगे आ जाओ। कब हुआ था एक्सपेरिमेंट? 30 मार्च 2010। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली बहुत ज़्यादा बिजली जो है खपत हुई थी। और जब ये दो फोटोन टकराए तो अथाह अथाह एनर्जी रिलीज हुई थी। ठीक है जी। इसका अध्ययन किया गया था कि वो एनर्जी है कैसे फैली, किस दिशा में फैली, उसकी शेप क्या थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। ठीक है जी, उसका पूरा उसको जो है उसके ऊपर रिसर्च करी गई है। ठीक है जी, आओ जरा, आओ जरा गैलेक्सी से भी अंदर आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो जी, हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स की बात कर लेते हैं। ये रियल में ये क्या था, मैं तो काट दिया। चलो, रियल में का तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो, जो भी है। हाँ जी, देखो जी, बताना कौन कौन से हैं? ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। सन, सन। चलो जी। उसके बाद प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, फिर अर्थ, फिर नंबर 4 पे मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। बचपन में याद हो तो हम 9 ग्रह पढ़ रहे हैं। कौन सा? प्लूटो। ध्यान रखो, हाल फिलहाल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। प्लूटो इज नो मोर ए प्लैनेट नाउ। ठीक है ना? ये गैसियस पिंड है, गैसियस एंटिटी है, या फिर क्या कहूँ, गैसियस प्लैनेट है ये। गैस एक जगह आकर इकट्ठा होगी बस। ठीक है जी, डन हो गया। चलो जी, ये जो आपके मरकरी से लेकर मार्स तक के जो ग्रह हैं, ठीक है जी, हम इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या फिर हम इनको रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं। प्लैनेट्स,
ठीक है जी। यानी बेसिकली इनके पास टेरिटरी है। लेकिन जब हम बाकी ग्रहों की बात करते हैं, मैं 8 तक लगा रहा हूँ, ठीक है ना? सही, डन। इनको हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है जी। या फिर जोवियन प्लैनेट, प्लैनेट्स, VIAN। ठीक है जी। प्लूटो को बाहर निकाल दिया, चलो। और नासा ने अभी अभी प्लूटो की जगह किसी और को दे दी है। प्लूटो की जगह मिल गई है कार्ला नाम के ग्रह को। 9th प्लेनेट का दर्जा दे दिया इसको। देखो जी, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद सैटर्न का नंबर, नंबर 2 सबसे बड़ा, नंबर 1 सबसे बड़ा। ठीक हो गया जी। चलो, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि देखो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है जी। ये पृथ्वी का हो गया, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है ना। ठीक है जी। फिर चौथे नंबर पे क्या है? मार्स है। 5वें नंबर पे क्या है? देखो 5th नंबर जुपिटर। इनके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये क्या है? इसके बीच में, जुपिटर और मार्स के बीच में ऐसे चट्टानें घूमती रहती, पत्थर के टुकड़े हैं, रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, धूल मिट्टी और बड़े बड़े पूरे कई किलोमीटर के पहाड़ भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है जी। ये पूरे उसमें ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली क्या है? ये हैं ये एक ग्रह होता था, एक प्लेनेट होता था पहले, ठीक है ना? बट जुपिटर क्योंकि सबसे बड़ा है, तो जुपिटर की जो बहुत शक्तिशाली ग्रेविटी है उसके कारण ये क्रश हो गया यहीं पर ही। ठीक है जी। क्रश होने के कारण और यहीं पर ये फंसा फंसा घूमता रहता है। ठीक हो गया? सिंपल। अब ये क्या है? ये पूरी इसकी इसकी ग्रेविटी के साथ साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? जुपिटर की ग्रेविटी है मेनली, ठीक है जी। फिर मार्स की ग्रेविटी है बड़ी हल्की सी, और उसके बाद सूर्य की ग्रेविटी। और ये सब कुछ सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और सूर्य गैलेक्सी में चारों तरफ घूम रहा है। गैलेक्सी किसके चारों तरफ? गैलेक्सी के बीच में मध्य में जो ब्लैक होल है, इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल, उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ठीक है जी। अभी तक गैलेक्सी तक ही जा पाए हैं, ठीक है ना? ये खोज हमारे पुराणों में, वेदों में तो बहुत सालों पहले लिखी हुई है। ठीक है जी। मजाक उड़ाते थे अंग्रेज, ठीक है ना? फिर चुपचाप क्या है, फिर चुपचाप एडमिट कर लेते हैं। अभी तो गैलेक्सी से बाहर निकलेंगे, फिर पता लगेगा पता नहीं पूरी गैलेक्सियां भी जो है किसी के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि चक्कर काटना प्रवृत्ति है, प्रकृति है। डन हो गया? चलो। सबसे सूर्य से सबसे नजदीक का तारा, ध्रुव, देखो लिखा हुआ था आपने, ये देखो नंबर वाइज, मरकरी। ठीक है जी। तारा बोल दिया क्या मैंने? सॉरी, ग्रह कौन सा है? मरकरी। हिंदी में नाम पता नहीं इनका? हिंदी में लिख लो, बुध। मरकरी से लिखना शुरू करो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है जी। और क्या है? सैटर्न, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, वरुण।
ठीक है ना। साइंस भी उसी तरफ जा रहा है। पहले प्लूटो को जबरदस्ती इन्होंने प्लेनेट बनाया, ठीक है जी। फिर क्या है, अब क से कुबेर, क से कारला, हो सकता है थोड़े दिन में कुबेर ही नाम रख दे। रखना चाहिए, अंग्रेजों को, वेस्ट वर्ल्ड को अपनी हिपोक्रेसी से बाहर आना चाहिए। ये बहुत जल्दी इनकी ईगो हट हो जाती है, बड़ी छोटी सी ईगो इनकी। चलो जी, मरकरी सूर्य के पास है, ये सबसे ज्यादा पास है, लेकिन सौर मंडल में जब सबसे गर्म ग्रह की बात आती है तो वो वीनस है। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है, ठीक है जी। हाँ, मरकरी एक्सट्रीमली हॉट तो है, बट हॉटेस्ट नहीं, हॉटेस्ट नहीं, ध्यान रखना, ठीक है जी। इसको वीनस को इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। बचपन से नोट किया होगा, जैसे ही सूरज ढलता है तो सबसे पहले एक तारा चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, प्रोबेबली वो वीनस है, ठीक है जी। और सबसे बाद तक जो तारा आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, लास्ट तक, पता होगा ना सुबह तारे चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनको ढक लेता है, ठीक होगा जी। जो लास्ट तक आपको दिखाई देता है ये वीनस ही दिखाई देता है। हिंदी में क्या करें वीनस को, शुक्र। और अर्थ का, अर्थ ट्विन बोलते हैं इसको, अर्थ के जैसा ही है वहां पर, बट जीवन नहीं है, ध्यान रखना। पृथ्वी को यदि गर्म कर दिया जाए शुक्र के जैसी हो जाएगी पृथ्वी, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, शुक्र ग्रह के चारों तरफ जो है एक क्लाउड, एक क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो है मीथेन सल्फर गैसेस वगैरह होती हैं, ठीक है जी। और वहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है इस कारण से, और ग्लोबल वार्मिंग भी एक्सट्रीम लेवल की है, ठीक है जी। बुध के ऊपर तो सैटेलाइट भी एक बार लैंड करवाया जा चुका है, ठीक है ना। उस सैटेलाइट ने पता नहीं 15 या 20 मिनट काम किया, क्योंकि एक्सट्रीम हॉट है तो जल गया वो, लेकिन उसने इमेजेस वगैरह भेजी हुई, ठीक हो गया जी। और फारदेस्ट प्लेनेट प्लेनेट कौन सा होगा फिर इसका मतलब, कौन सा सर? सबसे दूर का प्लेनेट कौन सा होगा, मरकरी सबसे नजदीक का, तो सबसे दूर का कौन सा, वरुण, वरुण। क्या नाम है, नेपच्यून। नेपच्यून। चलो जी, अर्थ की बात कर लेते हैं। देखो जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि भैया अर्थ का डायामीटर कितना है, अर्थ कितने किलोमीटर गहरी है, कितने किलोमीटर का वो है, उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। डन। हाँ, बट ये देख लो कि एग्जैक्ट डे कितना होता है एक पृथ्वी पर, अपनी पृथ्वी पर, 23 घंटे 56 मिनट्स, ठीक है जी, एंड 4.091 सेकेंड्स, ठीक है जी। चलो, ऐसी ईयर कितना हुआ पृथ्वी पर, 365 डेज, 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स, यानी हर साल 6 घंटे का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। और 6 चौक 24, इसी कारण से जो चौथा 4 से जो भाग होता है उसको लीप ईयर बना देते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। चलो जी, आ जाओ जी, इसके बाद मून को कर लो। अभी सिर्फ यूनिवर्स की दृष्टि से अर्थ को देखा हमने, ठीक है ना, सारा ये करके फिर आना तो अर्थ पे ही है। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ा पठार, ये तो करना ही करना हमने, ठीक है जी। चलो जी, मून पे आ जाओ। अगेन, मून किसकी तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, है ना, ऐसे ऐसे पृथ्वी दिखाई देती है,
ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया ये इंडिया हो गया, ये लो श्रीलंका, अच्छा दिखाई देगा। हाँ, जैसे पजेब हो राधा रानी के पैरों में। चलो जी, चांद इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ठीक हो गया। हम्म, तो अब ध्यान रखना, ये फिक्स सर्कल नहीं है जैसे हमने ऊपर बनाया, ध्यान रखना ये फिक्स सर्कल नहीं है और इस हिसाब से देखना भी नहीं चाहिए। अब देखो देखो सिस्टम कैसे चल रहा है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये चांद देखो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, हम्म, पृथ्वी और प्लस जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। सूर्य गैलेक्सी में उस ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, ये देखो सूरज ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, लाखों करोड़ों किलोमीटर एक दिन में निकाल देते हैं, ठीक है ना, बट वो विस्तार ही इतना बड़ा है कि लाखों करोड़ों किलोमीटर कोई फर्क ही नहीं पड़ते, ठीक है जी उस पर। और क्या है, और जितने भी ये प्लेनेट हैं, ठीक है ना, अब ये तो चल रहा है, इस तरफ चल रहा है ये, ठीक है ना। लेट से गैलेक्सी को हम यूं ना देख के गैलेक्सी को अगर हम सामने से इसको इस तरीके से पलट दें, इसको जैसे सिक्के को पलटते हैं ना, इस तरह पलटते हैं, तो आपको गैलेक्सी कैसे दिखाई देगी, आपको गैलेक्सी इतना बड़ा विस्तार दिखाई देगा और बीच में तारों का झुंड दिखाई देगा ऐसे, ठीक है ना। और ये चारों तरफ जो है सारा मैटर इसके चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे दिखाई देगा। हम कहीं बाहर वाली की तरफ, अंदर नहीं है, सेंटर में नहीं है, ठीक है ना, हम बाहर हैं, इस कारण से हमको गैलेक्सी दिखाई देती है। अगर हम गैलेक्सी के अंदर होते तो हमको गैलेक्सी नहीं दिखाई देती, ठीक है जी। ये सूरज कहीं घूम रहा है, और ध्यान रखना ये वो गैलेक्सी है जिसके अंदर सूरज से भी करोड़ों गुना बड़े, ठीक है जी, सूरज घूम रहे हैं। तो हमारे सूरज की भी औकात नहीं, और उसका भी छोटा सा ग्रह, यानी हम तो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मांड में हमारी कोई औकात तो नहीं, हम कुछ भी नहीं के जैसे, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये देखो ये सब इसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये सब ऐसे ही कहीं से आया हुआ है और इसने फिर आगे भी जाना, ऐसे ही निकल जाना, ऐसे ही घूम जाएगी यूं करके, ठीक है जी। डन हो गया। तो इस हिसाब से, तो मतलब कोई फिक्स बिल्कुल ऐसे 360 डिग्री का ऐसे नहीं है, ठीक है ना। ये कैसे चलते हैं, ये अगर आप ढंग से देखोगे तो इनका जो घूर्णन है ये इस हिसाब से होता है, ठीक है ना, गोल नहीं होता है, ठीक होगा। ऐसे ही पृथ्वी है, तो पृथ्वी का भी बेसिकली गोल नहीं है, ऐसे ही है। तो इस कारण से मून की अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस लिख लो, है ना। मैक्सिमम कितना है, 4,06,000 किलोमीटर, और मिनिमम डिस्टेंस देखा होगा ना, चांद कई बार चांद पूरा का पूरा चांद भी छोटा दिखाई देता है, कई बार पूरा का पूरा चांद बहुत बड़ा दिखाई देता है, कितना, 3,64,000 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, 38,000 किलोमीटर का, 38,400 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, ठीक हो गया जी। चलो जी, अगर आप महीने में देखते हैं तो हमारे पास महीने में कितने दिन होते हैं, 30। 30, 30 या 31 दिन होते हैं, ठीक है जी। अगर आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखोगे तो बेसिकली क्या है, ये 3 प्रकार के दिन होते हैं, एक 28 या 29, ठीक है जी, या फिर 30 31, ठीक है ना। और हिपोक्रेसी क्या है, बड़े राजा के नाम पे बड़ा महीना, छोटे राजा के नाम पे छोटा महीना। फिर इनके राजा खत्म हो गए, 3 4 राजा थे इनके पास। इसके बाद फिर जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सितंबर अष्टंबर नवंबर दशंबर इस हिसाब से शुरू हो जाता है, ठीक है जी। चलो जी, अब सीन क्या है, अगर आप चांद के हिसाब से देखोगे तो महीना बनता है 27.5 दिनों का, ठीक है जी। इसी कारण से ऐसा भी हो सकता है किसी महीने 2 अमावस हो सकता है ऐसा, किसी किसी महीने 2 अमावस हो सकती है, या फिर किसी किसी महीने 2 पूर्णिमाएं हो सकती हैं, ठीक है हाँ ना। होता है। चलो जी, बट ध्यान रखो,
कभी नोट किया है कि चंद्रमा की सिर्फ एक साइड ही आपको दिखाई देती है? नोट किया है? ठीक है, लिख लो जरा, सिर्फ 59% ऑफ टोटल सरफेस है चंद्रमा का, मून का, वो विजिबल है फ्रॉम अर्थ। ठीक है जी। मून को फॉसिल प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या कहूँ, जीवाश्म बोलूं? और आजकल तो हम बड़ी बातें सुन रहे हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अंदर से ये थोथला है, खोखा है, थोथला है, क्या क्या बोलते हैं उसको? खोखला। खोखला, थोथला बोल रहा हूँ, खोखला है। अभी भी पता चल रहा है। ठीक है जी। तो वैज्ञानिक बेसिकली, हुआ क्या, वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट जो है चंद्रमा से टकराया। ठीक है जी। और वो मेटल के जैसे, ठीक है ना, उसमें क्या है, वाइब्रेशन ऐसे घूमती रही, इधर टकराई, फिर इधर से टकरा के इधर आई, फिर इधर से टकरा के इधर आई। वो जैसे घंटी होती ना, घंटी बजाने के बाद कई देते इस तरीके से। ठीक है ना। बट अगेन ये कभी साइंस एस्टेब्लिश होगा उसके बाद करेंगे। ठीक है ना। बट इसको फोसिल, जीवाश्म बोलते हैं किसी प्लेनेट का, बड़े प्लेनेट का जीवाश्म है। स्टडी तो अब ये भी बता रही है कि ये सौरमंडल का है नहीं, इसको लेकर आया गया है पृथ्वी की तरफ। ठीक है, तो पता नहीं आने वाले समय में क्या पता चलेगा और क्या पता नहीं चलेगा, बट फिलहाल के लिए कोई बात नहीं, जाने। हाँ जी, स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मून को बोलते हैं सेलिनोलॉजी। आपने एक नाम सुना होगा, सेलिना। हम्म। ठीक है ना। ये चांद को ही बोलते हैं फारसी में, इंग्लिश में बेसिकली। ठीक है जी। आओ इसी कारण से, आओ जरा समझते हैं सुपर मून क्या होता है, पूछ लेते हैं। ठीक है जी। जब मून जो है वो क्लोजेस्ट होता है, सबसे नजदीक में होता है, और फुल मून होता है। फुल मून तो समझते हैं ना? ठीक है जी। पूर्णिमा, फुल मून होता है, तब क्या है, यह 50% ब्राइटर लगता है, इसकी चमक 15% ज्यादा होती है, और एंड 30% बड़ा दिखाई देता है, बिगर दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपर मून। आओ जी, फिर इसके बाद समझो ब्लू मून क्या होता है। अगर एक महीने में 2 फुल मून्स आए, तो उस महीने को मंथ ऑफ ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है जी। जो बार बार पूछते हैं, लिखो ब्लड मून। चंद्र ग्रहण देखा कभी घटते हुए? हाँ सर, रेड रेड कलर का। यस। चंद्र ग्रहण के समय चांद एब्सोल्यूट रेड तो नहीं दिखाई देता, लेकिन लाल लाल दिखाई देता है। चांद लालिमा धारण कर लेता है। बताओ लाल रंग क्यों? ये पढ़ चुके हम, अपने जीके की क्लास में पढ़ चुके हैं। ये कोई सर प्लेनेट प्लूट। चंद्र ग्रहण कब घटता है? ये सूरज, ये चांद, और इसके बीच में पृथ्वी। ठीक है जी। ये लो जी, प्रकाश के बीच में पृथ्वी आ गई है और छाया में आ गई है। जब छाया में आ जाएगी तो बोलेंगे ग्रहण लग गया। ठीक हो गया। लाल क्यों दिखाई देता है फिर ये? हमने एक लाइट वाला, प्रकाश का कंसेप्ट किया था। ठीक है, देखो पृथ्वी आ चुकी है बीच में, तो सिर्फ एक ही प्रकाश की किरण है, सिर्फ एक ही प्रकाश की, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है।
ठीक है, तो बाकी सारे सूर्य की किरणें यहीं पे रुक जाती है, 6 कलर यहीं पे रुक जाएंगे, और लाल जो कलर हाँ क्रॉस करके इधर पहुंच जाएगा, इस वजह से लाल दिखाई देता है। ठीक है ना, बनाना है तो बना लो, वरना सिंपल याद रख लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लिखना है क्या, बनाना है क्या? सर लिख लूंगा। हाँ लिख लो, लिखना है तो लिख लो, अगर थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। है ना, ऐसे हम हाथ के नीचे ऐसे टॉर्च लगा लेते हैं, फिर जलाते हैं उसको तो लाल दिखाई देता है सब कुछ। हम्म, अगेन वही रूल है, वही वही रीजन है, क्या सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की रेड। होती है, तो रेड दिखाई देता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टर्म कर लो जरा, लिखो TETRAD, टेट्राड। टेट्राड कब बोलते हैं? बेसिकली एक सीक्वेंस में लगातार, लगातार का मतलब पता हुआ ना, एक सीक्वेंस में हम्म। 4 टोटल लूनर एक्लिप्स आए, तो उसको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है ना, और ध्यान रखना कैसे कैसे एक्लिप्स हो, टोटल लूनर एक्लिप्स हो, पार्शियल एक्लिप्स है तो उसको नहीं गिन रहे। ठीक है ना, कोई साल ऐसा आए जिस साल 4 जो है, अब लगातार का मतलब यूं नहीं कि आज कल परसों की नहीं, कभी भी इस महीने, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने और 4 महीने हो। ठीक है ना, तो 4 4 करके कैसे अगर हम करेंगे तो 4 3 बार हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 महीने कर लेते हैं। हर तीसरे महीने एक ग्रहण लगा है, तो भैया लगातार लगे हैं और कैसे टोटल लगे हैं। ठीक होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको टेट्राड टेट्रा। बोलेंगे। ठीक है जी, आओ जरा जुपिटर लिख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग। अगेन सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है प्लेनेट। हिंदी में क्या कह रहे हैं इसको? बृहस्पति। बृहस्पति। और क्या बोलते हैं बृहस्पति को? गुरु। गुरु, हाँ गुरु। गुरुवार नहीं बोलते? हम्म। ध्यान रखो, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कैलेंडर चुरा चुरा लिया, ठीक है जी, नॉलेज चुरा ली, लेकिन हफ्ते के दिन नहीं चुराए। रविवार हम्म। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? संडे। संडे। रवि का मतलब भी शनि होता है। ठीक है जी, मून डे सोम, सोम से शिव सोमवार। बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक होगा ना, मंगल। ठीक है जी, मंगल क्या होता है, ताकत का प्रतीक होता है। ठीक है जी, और मंगल एक ग्रह भी है। ठीक है जी, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ट्यूसडे। ट्यूसडे। ठीक है जी, ट्यूसडे किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो गॉड है, ताकत का जो गॉड है थॉर, ठीक है जी, उससे निकाल दिया इन्होंने ट्यूसडे। ठीक है ना, सही, ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही। अब सैटरडे हो गया, शनि। शनि। ठीक है ना, ज्यादा कुछ बदल नहीं पाए, क्योंकि चोर चोरी के इरादे से आता है, वे चोरी में फंसे रहे बेचारे। अब क्या है, इनकी हिपोक्रेसी बाहर आ रही है, तो अब क्या है, बेचारे बड़ी मुश्किल होगी। ध्यान रखना है, सारा का सारा कैलेंडर इन्होंने चुराया है। ठीक है जी, और वो भी गलत बनाया है। हर साल यूके में ही, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, जो ग्रीनविच जो महाकाल से उज्जैन से होकर गुजरती थी, ठीक है जी, आज से नहीं है ग्रीनविच, ठीक है ना, वो तो कभी से ही है। पूरा का पूरा समय उज्जैन के ऊपर लाइन खींच दो, जैसे उज्जैन को रोहतक को ऐसे लाइन पे खींच के, ठीक है, ऐसे आप खुट्टा मार दो पृथ्वीलोक पे। ठीक है जी, वो है इस दुनिया की मेरिडियन लाइन है वो। ठीक है जी, अगर आप यहाँ से घड़ी गिनोगे तो आपको ये घड़ी फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना हर बार जो है यूके में, और जो ऊपर के जो एरियाज है ना, ऊपर के जो बेसिकली जो जहाँ पे सूर्य का थोड़ा सा इशू रहता है चमकने का, वहां पे हर साल यूके में तो क्या रूल है, 12 बज गए, हम्म। 31 दिसंबर, किसी भी साल को 12 बज गए, ठीक है जी, 12 बज गए, चलो जी, क्या सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट करके टंग से घंटी बजेगी, और 1 घंटा पीछे करनी पड़ेगी आपको। क्यों, कंसेप्ट तो चुरा के लेके चले गए आप, ठीक है जी, यहाँ से कि भाई आपने जो मेरिडियन लाइन बना देनी है, आप दुनिया के वैज्ञानिक बन जाओगे, लेकिन जो उसके पीछे जो स्टडी थी, ठीक है जी, वो नहीं लेके जा पाए। कैलेंडर तो ले गए, लेकिन हमको तो आज भी पंचांग से ही पता चलता है। हम्म। ठीक है ना, कितने ग्रहण है, कितनी अमावस्या है, कब कब ग्रहण है, और पता नहीं कब तक का डाटा, अनंत समय तक का डाटा आ चुका है। ठीक है ना, ये इंग्लिश कैलेंडर में आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना, इसी कारण से जो इंग्लिश कैलेंडर आपका रहेगा, ये हर 300 400 साल के बाद ये बदल जाएगा।
ठीक है जी। जैसे ईद है, कैसे लिखते हैं? ई आई डी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हाँ ऐसे लिखते हैं EID। ई आई डी। ठीक है जी। जब हम हिस्ट्री की बुक्स में देखते हैं तो आजकल ईद जो है बेसिकली वो गर्मियों में आती है। 400-500 साल पहले ईद घोर सर्दियों में आती थी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो भी लूनार कैलेंडर है। फिर कैसा हो गया? फिर ये आ गया ग्रिगोरियन कैलेंडर आ गया। ठीक है जी। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर वो प्योर जो है सूर्य को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी। और जो लूनार कैलेंडर होते हैं वो प्योर चंद्रमा को फॉलो करते हैं। जो पंचांग होता है वो सूर्य को फॉलो करता है, लेकिन दिन जो है वो चांद के हिसाब से गिने जाते हैं उसमें। ठीक है ना? इसलिए वो आषाढ़ माह क्योंकि हरियाणा में हम्म। करवाएंगे। ठीक है ना? ये काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? और हर बार जैसे बताते हैं थोड़े थोड़े सालों के बाद क्या है कि इस बार भाई, इस बार चौमासे में भाई 4 नहीं 5 महीने हैं। इसी बार थे 5 महीने थे। हाँ। ठीक है ना? 2 या 3 साल पहले क्या था, ये जो गर्मी पड़ती है क्या बोलते हैं, आषाढ़ बोलते हैं इसको, शायद आषाढ़ बोलते हैं, शायद आषाढ़। ठीक है जी, 2 आषाढ़ हम्म। थी। ठीक है जी। उस साल क्या गर्मी पड़ी थी साहब। चलो जान सही। हम किसकी बात कर रहे हैं? जुपिटर की बात कर रहे जुपिटर। हैं। चलो जी, सबसे बड़ा है। हम्म। चलो जी, इसको विंटर प्लेनेट भी बोलते हैं, सर्द ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रहता है -148 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस किस हिसाब से लिखोगे ये देख लेना। ठीक है जी। बृहस्पति ग्रह का लार्जेस्ट मून, सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति ग्रह का, जेनी मिड, जेनी मिडे, या जो भी, ये देख लेना स्पेलिंग। ठीक है जी। ये बृहस्पति का भी सबसे लार्जेस्ट है और सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है जी। एक रेड स्पॉट पूछ लेते हैं। देखो, जब कभी भी हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो आपको बृहस्पति की एक इमेज दिखाई जाती है, वो रेड स्पॉट के साथ दिखाई जाती है। कैसे थोड़ा सा बढ़िया दिखाई दे आपको जो, ये सही है। हो गया क्या? हम्म। चलो नासा की खोल के भैया वेबसाइट, ये देखो जी, ये रेड स्पॉट है। ठीक है जी। ये देखो बृहस्पति कितना बड़ा होगा। देखो ये जो रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तूफान चल रहा है। ये दिख रहा है, ये गैस गैस है ये सारी की सारी, हम्म। ये गैस घूम रही है ऐसे। ठीक है ना? बृहस्पति को फेल्ड स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर भी हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, लेकिन वो प्रेशर नहीं जनरेट कर पाया। ठीक है ना? एटलीस्ट सूर्य के बराबर होना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा होना पड़ेगा कि ये जो है कंप्रेस इतना ज्यादा कर दे ग्रेविटी के कारण कि वो उसके अंदर आग लग जाए। ठीक है? ये देखो हवाएं चल रही हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तेज गति से हवाएं चलती हैं, और ये तूफान चल रहा है। ये तूफान ही पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। ठीक है जी। चलो लिख लो, ये तूफान है, जुपिटर स्टॉर्म है, 3 टाइम्स लार्जर देन दी अर्थ। और ये पिछले 300-400 सालों से लगातार चल रहा है। लेट्स से बृहस्पति ग्रह पर कभी जीवन आ जाए जिसमें कई कई किलोमीटर किलोमीटर बड़े बड़े जीव होंगे। ठीक है जी। उनकी उनके हाथ में जो घड़ियां होंगी, उनकी घड़ी बहुत स्लो चल रही होगी हमसे, और हम मक्खी के जैसे बहुत तेज तेज चल रहे होंगे उनके सामने। चलो जी, नेक्स्ट करो जी, सैटर्न। ठीक है जी। जब हम सैटर्न की बात करते हैं, देखा है ना वो छल्लो वाला ग्रह, हम्म। रिंग होती है साइड सैटर्न। साइड। हाँ, ये बस ओरिजिनल नहीं मिली, ये तो ओरिजिनल सी लग रही थी दूसरे वाली तो। नासा में देख लेते हैं भैया, क्या पता ओरिजिनल मिल जाए इसकी।
सैटर्न इन 3। चलो कोई नहीं, दिखाई तो दे रहा आपको। चलो छल्लो वाला है। चलो लिख, बना लिया आईडी। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसको छल्लो वाला ग्रह भी बोलते हैं। इसके लार्जेस्ट मून का नाम टाइटन है। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग बना लो। क्या नाम एस्टर बताया थे इसके लिए? टाइटन, TITAN टाइटन। अबे ये क्या किया, मैं भी पूरा वैज्ञानिक हूँ ना। इसको दूसरे उसमें- नहीं ये देखिएगा नहीं। ये देखो जरा, इसमें थोड़ा सा सही दिख रहा है। ओ तेरी, लो जी, डन। इस हिसाब से ध्यान रखो। ठीक है जी, बड़े ध्यान रखना, ये रियल इमेज नहीं है। ठीक है ना, सूर्य इतना बड़ा है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे कण के जैसे दिखाई देगी पृथ्वी। ठीक है जी, डन। सही। ये देखो किस किस के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये आपका जुपिटर है। ये वाला रिंग जो पृथ्वी से नेक्स्ट रिंग है, ये किसका, मार्स का। ये एस्टेरॉयड बेल्ट है और ये जुपिटर है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट किस लिए है, ये क्योंकि ग्रह होता था हमारा एक, ठीक है, जिसको बृहस्पति ने क्रश कर दिया। ठीक है जी। अब अगेन कितना खतरा है देखो, क्योंकि कोई भी रोग किसी भी वक्त पृथ्वी की तरफ आ सकती है, जुपिटर को खत्म कर सकती है। लेकिन वेदों के अंदर क्या बोला गया है, जुपिटर को बृहस्पति, बृहस्पति कौन है, गुरु है। गुरु किस लिए है, क्योंकि गुरु के अंदर गुरुत्व है। गुरुत्व, गुरुत्व के कारण जितने भी एस्टेरॉइड वगैरह होते हैं, इसके ऊपर तो बृहस्पति के ऊपर तो टकराती रहती है, बार बार टकराती रहती है। ठीक है जी। जो पिछली सदी है उसके अंदर पूरा का पूरा स्टडी किया था, एक इतना बड़ा एस्टेरॉइड था। ठीक है जी। अब वो ग्रेविटी के कारण खिंच गया जुपिटर की तरफ। ठीक है जी। और खिंचते खिंचते भी वो क्रश हो गया। ठीक है ना, मान लो कोई चीज मैं फेंक दूं सूरज की तरफ, वो जितनी सूरज के नजदीक जाएगी उतनी ज्यादा क्रश हो जाएगी। और सूरज के नजदीक जाते जाते तो ऐसा भी हो सकता है कि सूरज अपनी ग्रेविटी से उसको इतना तोड़ दे, सिर्फ धूल धूल आए उसकी। ठीक है ना। अब उसके अगर क्रश कर दिया, अब क्रश होने के बाद जो क्या है, फिर भी बड़े बड़े जो है रॉक्स बच गए। और जब वो टकराए तो पृथ्वी से दुगने तिगने जो है वो बड़े बड़े क्रेटर बन गए बृहस्पति के ऊपर। ठीक है जी। जो हमारे पृथ्वी लोक पे जो जीवन चल रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है गुरु बृहस्पति का। इस कारण से पूजा करते हैं हम लोग इनकी, गुरु मान के। ठीक है जी। लिख लो, मंगल और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। स्पेलिंग तो लिख लिया सर, ये पहले आगे पीछे चलो लिख दिया था। लिखो, अभी तक 5,000 एस्टेरॉइड्स आइडेंटिफाइड सो फार। ठीक है जी। एक एक इसी में पॉइंट बनाओ, ट्रोजन एस्टेरॉइड, TROJAN। ट्रोजन वैसे उन्मादी घोड़े को बोला जाता है, ट्रोजन एस्टेरॉइड। ये क्या है, ये एक बिग क्लाउडी एस्टेरॉइड है। ठीक है जी। जो जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहा है। उसने जुपिटर की परिक्रमा शुरू कर दी, एक दिन वो
आने वाले समय में पता नहीं कितना समय लगेगा, वो जुपिटर के ग्रेविटी से खींच के चला जाएगा। ठीक है जी। सही है जी। और इसी कारण से वो काफी बड़ा है, ट्रोजन जो है ना एस्टेरॉइड काफी बड़ा है, इसको इस कारण से माइनर प्लेनेट भी बोलते हैं, नवजात ग्रह। चलो एस्टेरॉइड का तो मतलब समझ गए हम। ये ध्यान रखना, ये धूल के कण नहीं है, छोटे कंकड़ नहीं है, ये बड़े बड़े, ऐसा भी हो सकता है कि पहाड़ हो बहुत बड़े बड़े, कई कई किलोमीटर के बड़े, पूरा पिंड हो, ये ऐसा भी हो सकता है। इसी कारण से लिखो जरा, मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स या फिर मीटियोराइट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? उल्का। ठीक है जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? शूटिंग स्टार। है ना? जो टूटते तारे नहीं दिखाई देते, है ना? चलो, ये लो, टूटता तारा जो दिखाई देता है, ये क्या होते हैं? अगेन कण होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे, क्योंकि देखो ब्रह्मांड तो भरा पड़ा है। ठीक है जी। अब ये क्या है, जो पृथ्वी के नजदीक से होके गुजरेगा, तो अब देखो ऐसे सीधा जा रहा है, वो ऐसे ना जाके ऐसे हो सकता है यूं निकले और भस्म भस्म हो जाए यहाँ पे। इस वजह से आपको तारे आसमान पे हमेशा ऐसे यूं ऐसे टूटते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। बट बेसिकली क्या है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो जल जाते हैं। ठीक होगा जी। फिर उनकी राख जो है वो पहुंचती है। ठीक है ना? चलो, आओ नेक्स्ट लिखो, कॉमेट्स। कॉमेट्स होती हैं पुच्छल तारा। ठीक है जी। पुच्छल तारा किसको कहते हैं? ये बेसिकली अगेन ये पिंड ही होते हैं, बेसिकली रॉकी प्लस गैसेस होती हैं ये। ठीक है ना? सही। और बेसिकली क्या है, जब ये सूर्य के पास आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लो कोई सौरमंडल है, अपना ही सौरमंडल है जैसे कि, ठीक है जी। अब क्या है, एक रैंडम जो है ऑब्जेक्ट ने बाहर, जो सौरमंडल से बाहर का है, अब वो आ रहा है। ठीक है जी। सूर्य, अब सूर्य की ग्रेविटी से खींच रहा है वो, अब वो यूं जाता जाता ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है ना? वरना देखो ऐसे जाता हो, ग्रेविटी से खींच गया वो, इधर गया, या फिर ऐसा हो सकता है यूं मुड़ जाए वो, ऐसा भी हो सकता है जल जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो जितना ये स्टार के नजदीक आएगा, तो सूर्य की गर्मी से क्या होगा, ये गर्म होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, और इसमें से जो गैसेज हैं वो उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। अब वो गैसेज उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगी, तो अब वो ब्रह्मांड में एक बड़ी लंबी, सैकड़ों हजारों लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ बनाते हुए एक पिंड आपको दिखाई देगा। ठीक है ना? इस कारण से इसको पूछल तारा बोलते हैं। ठीक है जी। नेबुला समझ लो। नेबुला क्या होती है ना? एक वो उसमें भी एवेंजर्स में भी एक वो करेक्टर जिसका नाम नेबुला है। ये इसको देखो क्या बोलते हैं, लिखो, ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड होता है ये, किस चीज का? ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसको नेबुला बोलते हैं, जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ नजर आता है। ठीक है जी। ये देखो, ये इमेज बहुत ज्यादा देखते हो आप। इसके बनने का एक कारण और बता देता हूँ, जैसे जब कोई तारा मरता है तो सुपरनोवा भी बोलते हैं ना उसको। ठीक है जी। अब क्या है, वो तारा फट गया,
तारा फटने के बाद जो उसके अंदर तो मास था, अब वो किस में बदल गया, वो धूल और गैसेस में बदल गया। अब ये धूल धूल गैस जितना दूर तक फैल पाए उतना फैल गई, लेकिन एक दिन इस सारी की सारी धूल कण को एक एक करके एक दूसरे से जुड़ना है और वापस प्लेनेट बना लेना और वापस से इसको जगमगाना सूर्य की तरह, ठीक है ना, जिसको नेबुला बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये किसी भी शेप में हो सकती है, ध्यान रखो। ये तो ट्रिनिटी और त्रिशूल शेप में है, क्योंकि इसका बहुत बार दिखाते होते हैं। ये नए वाला जो ऊपर का सैटेलाइट वाली जो हमारी दूरबीन है उसने अभी खोजा है इसको। पिछली जो हबल टेलीस्कोप था उसने बड़ी ही अनक्लियर सी इमेज बताई थी, लेकिन नए वाले सैटेलाइट ने इसको बहुत क्लियर कर दिया। ठीक हो गया, चलो जी, आओ जी। अपनी अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट बताओ कौन सा होगा, सबसे ऊंचा स्थान हमारे पृथ्वी लोक पे। हिमालय। पूरा हिमालय नहीं, हिमालय में भी सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। हाँ, माउंट एवरेस्ट। ठीक है जी, माउंट एवरेस्ट करो जी। इसकी ऊंचाई लिख लो 8,850 मीटर्स। ऐसे ही लोवेस्ट पॉइंट लिखो पृथ्वीलोक का, ये है डेड सी। -1401 फीट्स, FT कर रहा हूं, या फिर -427 मीटर्स। ठीक है जी, ध्यान रखना इसको भी इसी हिसाब से कर रहे हैं। जीरो लेवल मान लिया हमने सी लेवल, हम्म, इसके ऊपर जाएंगे तो हाईएस्ट, इससे नीचे आएंगे तो लोवेस्ट। लोवेस्ट। ये जो डेड सी है आपका कहाँ है, ये इजराइल में। ठीक है, ये ऐसे गहराई में जाके स्लोप है, उस स्लोप में जाके भी ये नीचे बड़े ही छोटे से एरिया में मिलता है। ये सुना होगा डेड सी के अंदर आपको तैरने की जरूरत नहीं, आप बस जाके पड़ जाओ उसमें, आप अपने आप तैरने लग जाओगे। ठीक है ना, उस डेड सी की बात होगी। चलो जी, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किसको कह रहे हैं? आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन को कह रहे हैं। एरिया रीजन का मतलब, डन हो गया। चलो जी, पता क्यों कह रहे हैं? जब आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाओगे, आपने सुना होगा कि 6 महीने सूरज नहीं निकलता, हाँ। और 6 महीने जो है सूरज डूबता नहीं। 6 महीने दिन, 6 महीने रात। यस नो? यस सर। किस लिए? ये देखो हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है ना, झुकी हुई है, ये पता होगा ना। मान लो अब जैसे कि क्या है, अब सर्दियाँ आएंगी तो ये क्या करेगी, ये बेसिकली टिल्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। सूरज तो एक ही वहीं पर अपना फिक्स है, पृथ्वी चक्कर काट रही है, ये देखो कहीं दूर सूरज है, ऐसे रोशनी आ रही है। अब ये झुक चुकी है, सूर्य की रोशनी देखो किस हिसाब से जा रही है, सूर्य यहाँ पर है, ये देखो इस हिसाब से जा रही है, सीधी रेखा में चलती है ना किरण हम्म। किरणें। ठीक है जी, ये देखो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ठीक है ना। अब दक्षिण ध्रुव में है तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो सूरज आपको दिखाई दे रहा है, सीधी रेखा में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिन रहेगा 6 महीने, और यहाँ पे जो है ये अंधेरा रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे सर्दियां हो जाएंगी तो दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, दक्षिण ध्रुव में या फिर दक्षिण गोलार्ध में क्या रहेगा, गर्मी हो जाएगी वहाँ पे। ठीक हो गया, पता होगा ना ये। हम्म। वहाँ पे दिसंबर में लू चलती है, यहाँ पे दिसंबर में सर्दियां होती हैं। ठीक हो गया, इस हिसाब से इसको बोलते हैं सन ऑफ, यहाँ पर मिडनाइट। अब रात को 3 बजे भी जाओगे तो आपको क्या सूरज दिखाई देगा, रात को 8 बजे देखोगे सूरज दिखाई देगा।
सवेरे 9 बजे आपको सूरज दिखाई देगा, डूबेगा ही नहीं सूरज। आपको बेसिकली क्या है, क्या बोलते हैं उसको, अक्स अक्स में बोलते हैं या फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, आपको आसमान में सूरज दिखाई ही देगा किसी भी समय आप देखोगे। ठीक है जी, आओ जरा एक्लिप्स हेडिंग बना लो। एक्लिप्सिस समझते हो ना, ग्रहण। हम्म, देखो जी, एक साल में जनरली 7 सोलर या फिर लूनर ग्रहण हो सकते हैं। एंड है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सूर्य ग्रहण भी 7 और चंद्र ग्रहण भी 7 हो, सूर्य प्लस चंद्र ग्रहण मिला के 7 हो सकते हैं। ठीक है जी। देखो रीजन तो आपको पता है ये ग्रहण कब लगता है। नेक्स्ट क्लास में जो बहुत बार पूछा जाता है हम करेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। वायुमंडल की परतें होती है ना, वो परतों के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। बेसिकली कितने हैं, 5 लेयर्स हैं इसके। ठीक है जी, इनके बारे में समझेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का, एक क्वेश्चन ऊपर आ चुका है आपका। ठीक है जी, डन हो गया, इसको निपटाएंगे। गुड़िया है बीमार, ठीक है जी। बाकी यूं है कि मैडम को तो जब अभी समय लगेगा तब, बाकी मैं जो हूँ 1 से लेकर 2 क्लासेस और, ठीक है ना, आज कल में डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन डाल देता हूँ। ठीक है जी, वो लगा लेना। इसको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करना है भैया। मेरे को तो रिवीजन की टेंशन हो रही है, जो रिवीजन करवाना है मुझे। ठीक है जी, चलो सी यू। कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं। चलो। थैंक